कहते हैं कि अगर हौसला मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी मंजिल भी आसान लगने लगती है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका बंटी टॉक्स में। और आज का पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करेगा, क्योंकि आज हमारी स्पेशल गेस्ट हैं एक ऐसी लड़की जो एक गांव से बिलोंग करती है और जिनकी जो 10th भी है, कहते हैं हिंदी मीडियम में रही है और अपनी पूरी फैमिली में जो है पहली डॉक्टर बन गई हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने बिना किसी कोचिंग के पे घर पे रहकर जो है नीट MDS की तैयारी करी है और इसमें बाद में सफल भी रही हैं। तो जानेंगे उनकी इस स्ट्रगल भरी जर्नी के बारे में, ताकि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। स्वागत है आपका बंटी टॉक्स में। अंजलि जी, तो बताइए आपने जो है किस तरह से जो है ये डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू करी, क्योंकि आपकी फैमिली में ना तो कोई डॉक्टर है ना कोई रिलेटिव डॉक्टर है। और लोगों का ये मानना रहता है कि डॉक्टर तो वही बनते हैं कि जिनके घर में फादर डॉक्टर है या मदर डॉक्टर है या कोई रिलेटिव जो है डॉक्टर है। तो बताइए अपनी इस लाइफ जर्नी के बारे में आप। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। तो पहले जैसे मैं 10th से शुरुआत करती हूँ कि जब मैंने 10वीं जो थी वो हिंदी मीडियम से पास करी थी। उस टाइम पर क्या हुआ कि अच्छा, मेरे 10वीं आपकी हिंदी मीडियम से रही है? हाँ जी, जो 10वीं है मेरी 10वीं तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ और मैंने हिंदी मीडियम से ही अपनी जो 10th है वो पास करी। जो स्कूल है आपका कोई गांव में था कि शहर में था? गांव में ही था। अच्छा, गांव के स्कूल से आपने 10वीं शुरू करी? हाँ, 10वीं मैंने वहीं से शुरू करी। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि मेरी परसेंटेज काफ़ी अच्छी आ गई कि उस टाइम पर तो 80-85 ही मतलब काफ़ी अच्छे माने जाते थे। ठीक है। हाँ, तो कुछ लोगों ने अब मुझे सजेस्ट किया कि आर्ट ले लो, कॉमर्स ले लो, कि ITI कर लो या कोई बैंक की तैयारी या कुछ भी। तो पर जैसे मेरे वो 85% आए तो मेरी 10,000 की एक स्कॉलरशिप आई थी। अच्छा, 10,000 स्कॉलरशिप मिली आपको? हाँ, क्योंकि जब उस टाइम पर ये होता था कि अगर किसी के भी 80 से अबव आते हैं तो उसको एक स्कॉलर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उस टाइम पर। तो मेरे कज़न ने मुझे सजेस्ट किया कि मेडिकल का ऑप्शन भी है, नॉन मेड का ऑप्शन भी है, लेकिन मेरे को मैथ ज़्यादा पसंद नहीं था। तो इसलिए फिर मैंने मेडिकल का ऑप्शन, मैंने कहा चलो इसको परस्यू करके देखते हैं कि क्या होता है। तो आपने +1 में मेडिकल में एडमिशन ले लिया? हाँ, मैंने मेडिकल में एडमिशन लिया। बट उसमें सबसे पहले डिफ़िकल्टी ये थी कि मैं हिंदी मीडियम से पास आउट थी, वहाँ पर सारा कुछ मेरे पास इंग्लिश में था। अच्छा, 10th जो है अपने गांव के स्कूल से करी हिंदी मीडियम में, फिर आप एकदम से +1 में मेडिकल में चली गई? हाँ, और वहाँ पे तो सारा इंग्लिश में था? उसमें सारा कुछ इंग्लिश में था। तो ऐसे कई बार मैम जो होती थी बोल के चली जाती थी, समझ ही नहीं आता था कि वो क्या बोल के जा रही है। तो उस टाइम पर मेरे कज़न ने मुझे बोला कि अभी मत सोच जो भी है, पहले अपना इंग्लिश पे फोकस कर। तो मैंने 2-3 मंथ लगातार मैंने इंग्लिश पढ़ी कि हाँ, ग्रामर या कोई स्पेलिंग मिस्टेक जो हमें नहीं समझ आती थी उस टाइम पर। मतलब आपने इंग्लिश पे ज़्यादा काम किया कि समझ नहीं आ रही, जैसे गांव के स्कूल से पढ़े भी नहीं जाती थी उस टाइम पर, तो स्पेलिंग मिस्टेक लगा नहीं आपको कि मैं छोड़ दूँ? बहुत लगा था उस टाइम पर कि हाँ बहुत मुश्किल हो रहा है, पर मैंने फिर भी छोड़ा नहीं, मैं करती रही उस टाइम पर कि चलो ठीक है, करके देखते हैं एक बार। फिर उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी मेरी इम्प्रूव होती गई। तब 11th के एंड तक आते आते मैंने कोप अप कर लिया था। मतलब आपने अपनी कमी के ऊपर काम किया? हाँ, इंग्लिश में मेन कमी बजाय कि उस चीज़ हाँ, को छोड़ दो, हाँ, उसकी कमी पे काम करके उस कमी को पूरा कर लिया आपने? हाँ, उस टाइम पर बस मैं करती गई थोड़ा थोड़ा करके कि हाँ हो जाए। फिर आप +1 से फिर मैं +2 में आई। वहाँ पे कैसा सफ़र है आपका +2 में? +2 में तब थोड़ा हेक्टिक स्केड्यूल होता था, क्योंकि स्कूल के बाद फिर सीधा ट्यूशन जा रहे हो आप, 3-3 घंटे की ट्यूशन्स होती थी। फिर आप आना, बस स्कूल जाना, फिर उसके बाद ट्यूशन, फिर उसके बाद सो जाना। पूरी मेहनत लगाई आपने पूरे हाँ, +1 +2 में? हाँ, +1 +2 में। तो फिर मेरा +2 में भी स्कोर अच्छा था। कितना स्कोर था उस टाइम पर? 70 था। ठीक है, मेडिकल में? हाँ, मेडिकल में 70% था। +1 +2 सरकारी स्कूल से रही है कि प्राइवेट से? वैसे उस टाइम पर मैंने प्राइवेट से, CBSE से मैंने पास आउट करी। CBSE से आपने +2 पास आउट करी? तो वो और भी मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि हरियाणा बोर्ड थोड़ा इजी होता है, बट CBSE में क्वेश्चंस या जो भी हैं वो थोड़े टफ आते हैं। फिर उसके बाद आपने +2 के बाद कैसे देखा कि +2 पास होगी अब तो मेरी? हाँ, तो बीच में एक थोड़ा सा वो चैलेंजेस भी आए कि मैं थोड़ा बीमार हो गई, तो मैं 6 मंथ ऐसे बीमार रही उस टाइम पर। +2 के बाद? हाँ, +2 के एग्जाम स्टार्ट होते ही मैं बीमार हो गई। बीमार हो गए थे आप? हाँ, तो मैंने फीवर में ही पेपर दिए हैं या सब कुछ उस टाइम पर चलो वो भी निकल गया। फिर मैंने BDS में एडमिशन लिया। ये BDS में एडमिशन लेने का जो स्टार्टिंग थी आपकी कैसे हुई? सजेस्ट किया किसी ने? क्योंकि फैमिली में तो कोई डॉक्टर नहीं था आपके, ना रिलेटिव में कोई डॉक्टर था? हाँ जी, ये भी मेरे कज़न ने मुझे बोला उस टाइम पर कि एक मतलब BDS होती है कि ऐसे डेंटिस्ट बन जाते हो, तो एक बार तू इधर जाके देख डेंटिस्ट में। हाँ, डेंटिस्ट में कि आप BDS कर सकते हो। तो फिर मैंने उस टाइम पर BDS में एडमिशन लिया।
फिर मैंने 5.5 साल की वो डिग्री थी जो वो कंप्लीट करी। बीडीएस में क्या क्या होता है, अगर किसी को बीडीएस में एडमिशन लेना हो तो क्या क्या करना चाहिए? उसमें पहले ये होता है कि आपने एक तो +1 +2 आप मेडिकल से पास आउट होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको नीट यूजी देना पड़ता है, वो आपका क्लियर हो जाता है, फिर उसके बाद आप बीडीएस में एडमिशन ले पाते हो। 5 साल की रहती है। हाँ। और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या सिखाया जाता है? जैसे इसमें जो एमबीबीएस होता है और हमारा होता है, 3rd ईयर तक हम सेम पढ़ते हैं। ठीक है। जो एक एमबीबीएस स्टूडेंट पढ़ रहा है सेम बीडीएस भी पढ़ेगा। फाइनल ईयर में जो हमारे डेंटल के सब्जेक्ट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, उधर उनके चेंज हो जाते हैं। ये दांत वांत निकालना सब कुछ सिखा देते हाँ, हैं? ये सारा कुछ हमारा फाइनल ईयर से स्टार्ट होता है। तो 5 साल में आपकी वो कंप्लीट होगी बीडीएस, हाँ। है ना? फिर उसके बाद आपने क्या किया आगे? उसके बाद अब जैसे मैं 4 साल की, जैसे हमारी बीडीएस होती है कि उसमें एग्जाम होते हैं कि आपने 4 साल तक एग्जाम देने हैं। थियोरेटिकल पढ़ाई हाँ, होती है। और प्रैक्टिकल होता है। लेकिन जो लास्ट ईयर होता है वो होता है इंटर्नशिप का, कि जिसमें आपको सिर्फ पेशेंट करने होते हैं, या जो भी आपके सेमिनार है या कॉलेज का प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग। पर अब उसमें तब कि हाँ अब बीडीएस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद करूँ क्या, क्योंकि आपको अब क्लिनिक ओपन करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। कितने पैसे चाहिए? कम से कम 20-30 लाख। वो है नहीं। वो है नहीं, क्योंकि बीडीएस कंप्लीट होगी और आपको क्लिनिक ओपन करना है किसी भी बच्चे को। हाँ। तो उसके लिए पैसे चाहिए, और लगभग चाहिए होते हैं 30-35 हाँ। लाख। क्लिनिक खोलना है, हाँ, डॉक्टर इतनी बनना तो है, इन्वेस्टमेंट और चाहिए। पैसे हमें नहीं है। पैसे फिर नहीं आपको लगा है। नहीं कि मैंने क्यों कर ली? उस टाइम पर मुझे लगा कि मैंने क्यों कर ली, क्योंकि इतना तो है ही नहीं पीछे से बैक स्ट्रॉन्ग, कि पापा की प्राइवेट जॉब है, मम्मी हाउसवाइफ है, तो कि क्या किया जाए अब। तो फिर उस टाइम पर मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे सजेस्ट किया कि नीट एमडीएस अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट करते हो, एक तो आप एक स्पेशलिटी में आ जाओगे, दूसरी बात यह है कि वो आपको स्टाइफंड देते हैं। जैसे हर कॉलेज का अपना अपना होता है, पर मोस्ट ऑफ द कॉलेज का कि 50 to 60, 60 to 70 इतना पर मंथ होता है, कि 50,000 60,000 इतना आराम से हो जाता है, कि उसमें आप अपनी डिग्री भी कर सकते हो। एक तो आपके नाम के आगे मास्टर्स लग जाएगा, कि आप फिर उसके बाद कॉलेज में एज ए लेक्चरर ये कुछ भी जाके सीधा पढ़ा सकते हो। दूसरा ये है कि आप अपनी सेविंग भी कर सकते हो, बिकॉज वो 3 साल तक आपको मंथली देंगे। फिर आपने देखा कि मेडिकल तो खोल नहीं सकते आप, हाँ, क्लिनिक वगैरह। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि हाँ कि चलो एक बार इसको ट्राई करते हैं, कि एक बार एमडीएस करके देखते हैं कि हाँ, क्योंकि अगर उसमें गवर्नमेंट हो जाता है तो मेरी सेविंग्स भी हो जाएंगी और साथ के साथ पढ़ाई भी चलती रहेगी। हाँ, स्टडी भी मेरी चलती रहेगी। फिर ये मतलब कैसे शेड्यूल बनाया आपने कि अब इसकी तैयारी की जाए, नीट जो तो मतलब जिसमें लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा हुआ रहता है आजकल कि मैं तो क्लियर नहीं कर सकता बिना कोचिंग के, इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। उस टाइम पर मुझे भी लगा था कि मैं नहीं क्लियर कर सकती, क्योंकि जब मैंने देखा कि वो 19 सब्जेक्ट हैं, कि फर्स्ट टू फाइनल ईयर का पूरा सिलेबस आपका बीडीएस का मतलब नीट के एग्जाम में 90 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं? हाँ, 19 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन का है उसमें 19 पढ़ने पड़ते हैं। अब पहले मुझे लगा कि 19 सब्जेक्ट की क्या करूं मैं उस टाइम पर। ये पता कैसे लगा आपको कि इसमें 19 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, कहाँ से पता चला? वो चीज़ फिर मेरी एक तो मेरी फ्रेंड थी जो उस टाइम पर प्रेप कर रही थी। क्या फ्रेंड का नाम आपकी? रक्षिता, डॉक्टर रक्षिता। हाँ। डॉक्टर रक्षिता ने आपकी पूरी हेल्प की? हाँ, उन्होंने मुझे बताया कि भाई हाँ ऐसे ऐसे तू ऐसे ऐसे कर सकती है। तो फिर मैंने यूट्यूब से देखा, कि फिर मैंने टॉपर्स की वीडियो देखी कि हाँ उन्होंने कैसे क्लियर किया, क्योंकि 19 सब्जेक्ट देख के तो दिमाग वैसे घूम जाता है, और एक सब्जेक्ट में फिर आपके जैसे 20-21 चैप्टर है। अच्छा, 19 सब्जेक्ट वैसे हैं और हर 19 सब्जेक्ट में हाँ, के एक सब्जेक्ट में हाँ, 20 से 21 चैप्टर रहते हैं। हाँ, आराम से रहते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत ज़्यादा था, तभी मुझे स्टार्टिंग में लगा कि मैं क्या करूं, मतलब ये तो बहुत मुश्किल है वो चीज़। हाँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, ट्राई तो मुझे करना है एक बार, कि ऐसा तो नहीं है कि आप पहले हार मान जाओ, कि आपने ट्राई भी नहीं किया और आप पहले ही बोल दो कि मुझसे नहीं होगा। हार नहीं मानी आपने? हाँ, मैंने कहा मैं स्टार्ट करती हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने इंटर्नशिप में ही थोड़ा थोड़ा करके, कि कॉलेज भी जा रही हूँ, वहाँ पर 5 बजे जैसे 4 बजे तक कॉलेज होता था, उसके बाद घर आके रेस्ट करना, फिर पढ़ना भी। अब 1.5 घंटे का फिर मेरे को सफ़र भी करना पड़ता था कॉलेज जाते हुए। हाँ, कि सवेरे मैं 7:30 जा रही हूँ, शाम को आ रही हूँ। मतलब इंटर्नशिप में ही आपने ट्रेनिंग में शुरू करना कर? हाँ, उस टाइम पर ही मैंने शुरू कर दिया था पढ़ना। हाँ, कि मैं थोड़ा थोड़ा अपना बेस बनाते जाऊँ या कुछ भी है। तो ऐसे ऐसे मैं करती गई, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ क्या कि मेरा नहीं हो पाया। ये आपका जो कॉलेज खत्म होने के बाद दिया आपने? हाँ, जैसे मतलब कॉलेज खत्म हुआ उसी टाइम मैंने एग्ज़ाम दे दिया, पर उसमें मेरा नहीं हो पाया। तो बड़ा रीज़न क्या था? तैयारी अच्छी नहीं थी या? रीज़न तैयारी भी कह सकते हैं और टाइमिंग का भी इशू कह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर कॉलेज के साथ साथ वो मैनेज करना मुश्किल हो पा रहा था।
तो फिर पहले अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ, लेकिन पहले अटेम्प्ट में भी ऐसा नहीं था कि मैं बहुत पीछे जाके, रैंक मेरा बहुत ख़राब आया। इट्स लाइक कि बॉर्डर लाइन पे आया है। थोड़ा सा पीछे था? हाँ, थोड़ा सा पीछे था कि अगर आप थोड़ा सा पुश और करो तो आप क्लियर कर सकते हो। जब आपका रिजल्ट जब आया, जब आपको लगा कि नहीं हो पाया, तो आपने सोचा नहीं कि छोड़ दें या करें? क्या है हाँ, आपके मन उस में? टाइम पर मैंने सोचा कि चलो छोड़ देते हैं, बट फिर ऑप्शन क्या है? कुछ ऑप्शन भी नहीं होगा? ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है, या फिर तो शादी किसी का ने, ऑप्शन है। जैसे आपने बताया था मुझे कि घर वाले ने या फिर किसी और रिलेटिव ने बोला कि और पेपर की तैयारी कर ले। हाँ, बोला है सबने कि बैंक की कर लो, सीटेट हो गया, HSCC। मेरे को तो इनका पता भी नहीं था, क्योंकि मेरा पूरा ही बैकग्राउंड उनसे अलग है। मैं पूरा, मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है, तो मेरे को तो पता भी नहीं था इन एग्ज़ाम में कि इनमें होता क्या है या कुछ बिल्कुल, भी है। बिल्कुल। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक बार और ट्राई करके देखते हैं कि अगर मेरा उस टाइम पर इतना पास आ सकती हूँ मैं, तो इतने पास आके रुकना क्यों है। क्यों रुकना? फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद अब मैंने कहा अब मैं अपनी प्रैक्टिस भी नहीं छोड़ सकती, तो मेरे को क्लिनिक भी ज्वाइन करना था कि अगर मैं पूरा दिन पढ़ती रही तो फिर मैं अपना। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आप पहली बार क्लियर नहीं कर पाए? पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने बोला कि तेरे को जो करना है कर, आगे तैयारी कर। हाँ, उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला कि चलो ठीक है नहीं हुआ इट्स ओके, कि मतलब तेरे को टाइम चाहिए 1 साल 2 साल तू ले ले अपने प्रॉपर। कोई ऐसा मतलब मेरे को कभी पेरेंट्स की तरफ से कभी उन्होंने मुझे प्रेशराइज नहीं किया कि तू ये कर ले वो कर ले, नहीं। उन्होंने बोला कि जो तेरा मन है, तेरे को टाइम चाहिए, तेरे को तू ले अपना टाइम। फिर आपने मतलब घर पे रहना शुरू कर दिया उसके बाद? हाँ, फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्लिनिक प्रैक्टिस मैंने करनी है। फिर मैंने अपनी मदर को बोला, फिर मदर के नॉन में से किसी ने बोला कि आप इस क्लिनिक पे जाके एक बार देख सकते हो जाके। तो मैंने वहाँ पर गई, उनको मेरे अंदर कुछ अच्छी चीज़ें दिखी, तो उन्होंने बोला कि हाँ आप यहाँ पर काम कर सकते हो। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे 5-6 घंटे पढ़ना है स्टार्टिंग के डेज में। 5-6 घंटे पढ़ना? हाँ, और डेली का? हाँ, डेली का इतना तो मैं पढ़ती थी, वो मतलब 19 सब्जेक्ट क्लियर करने हैं? हाँ। और 5-6 घंटे कि मेरे को क्लिनिक जाना है, कि हाँ मेरी क्लिनिक प्रैक्टिस भी ना छूटे, तो मैं किसी के अंडर वहाँ पर प्रैक्टिस करती थी। ठीक है, वहाँ क्लिनिक पे? हाँ, क्लिनिक पे मैं प्रैक्टिस करती थी। तो फिर मतलब आपका शेड्यूल क्या था? कैसे रहता था? शेड्यूल मेरा ये था कि जैसे मैं सवेरे उठना, मैंने तो सबसे पहले मैं, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ाई के चक्कर में अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जो एक बहुत गलत चीज़ है। आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, कि ये नहीं है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आप मतलब कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं है। या फिर आपने पढ़ा उसके बाद थोड़ी देर फ़ोन चला लिया, देन फिर दोबारा पढ़ने बैठ गए, ये बड़ी गलत चीज़ है। मतलब तो सुबह उठ के क्या करना चाहिए? सवेरे उठ के सबसे पहले योगा तो करना चाहिए, या वट मतलब कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। मैं तो योगा करती थी और एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज। उसके बाद फिर वही अपना नहाए, खाना वाना खाया, 8:30 में पढ़ने बैठ जाती थी। उसके बाद मैं 10 बजे तक पढ़ती रहती थी कि हाँ मुझे पढ़ना है इस टाइम तक। फिर 10-15 मिनट का ब्रेक लिया, देन फिर पढ़ने बैठ गई। फिर मैं 12 बजे तक पढ़ती थी। 12 बजे कि कुछ खा लिया दोपहर को या कुछ भी है जैसे, फिर कि हाफ एन आवर का ब्रेक लिया प्रॉपर। 12:30 फिर मैं पढ़ने बैठ गई। अच्छा, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके? हाँ, कि 1-1 घंटा मैं, उसके बाद तो ये हो जाता है ना कि आपने एक थोड़ा लंबा खींच दिया कि 12:30 तक, देन उसके बाद कि हाँ 1 घंटा पढ़ा, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर पढ़ लिया 2 बजे तक, फिर 10 मिनट का ब्रेक। 3 बजे तक मैं ऐसे कॉन्टिन्यूसली पढ़ती थी। सुबह से लेके 3 बजे तक लगातार रहता था आपका? हाँ, 8:30 to 3 o'clock, हाँ मेरा इतना पढ़ाई होती थी। फिर मेरे को ये था कि चलो मैं आधे घंटे का नैप ले लूँ अब, कि फिर मैं सो जाती थी। आधे घंटे में फिर मैंने तैयार होके क्लिनिक जाना होता था। क्लिनिक के लिए रेडी हो जाते थे? हाँ। तो ये घर में बोलते नहीं थे मम्मी कि खाना बना लो, जैसे लड़कियां काम करती है? कभी बोला ही नहीं। तो खाना कौन रेडी करता था? मम्मी। खाना तो मतलब मेरे बेड पे आता था, या कई बार खुद पाके खा लिया। उसके अलावा तो कभी मेरे को खाने के लिए और घर के काम के लिए तो मेरे को कभी किसी ने बोला ही नहीं कि भाई हाँ आप ये, क्योंकि आप पढ़ रहे थे इसलिए? हाँ, वेले रहोगे तो काम करना पड़ेगा। हाँ। तो फिर उसके बाद क्लिनिक जाना है? हाँ, तो फिर जैसे मैं क्लिनिक जाती थी तो क्लिनिक 4 से 9 बजे तक या 8:30 मेरा क्लिनिक होता था। मोस्ट ऑफ द टाइम 9:30 भी हो जाते थे कई बार, कि जैसे पेशेंट ज़्यादा आ गए हैं, कि कोई इमरजेंसी केस आ गया रात को, कि पेन वाला पेशेंट आ गया, तो उस टाइम पर फिर 9:30 वहाँ से आके कि कुछ खा पी के कि खाना वाना खा लिया। उसके बाद भी मैं आधा घंटा पढ़ती थी कि जो मैंने पूरे दिन में किया है या नहीं वो पूरा भी रिवाइज हो पाया, कि कुछ क्वेश्चंस कर लिए, कुछ रह गया, या कुछ जैसे हमारे में तो ड्रग्स वगैरह होती हैं तो आपने ड्रग्स वगैरह वो देख ली, क्योंकि वो उनको डेली देखना ही बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर आके फिर रिवाइज करके सो गए अपना, फिर हाँ, बस। अच्छा ये बताओ, जो सेकंड टाइम आपने जो अपने नीट की तैयारी शुरू करी, उसमें आपने क्या क्या शुरू किया पहले से जो बेहतर बन सके इस एग्ज़ाम में?
मेजर फैक्टर था मेरा कि मुझे पहले कॉन्फिडेंस ही नहीं था। मेरे को बड़ा लगता था कि मेरे से नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। कई बार कि ये होता था कि डर बहुत था कि 19 फोबिया था सब्जेक्ट है, अंदर, फोबिया बहुत था कि मैं सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। सिलेबस बहुत ज़्यादा है कि अगर मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया तो मैं ये भूल गई, अगर मैंने ये कर लिया तो मैं ये भूल गई। तो एंड के टाइम पर जो मेरी कमी थी बेसिकली वो रिवीजन में कमी थी कि मैं चीज़ों को अच्छे से रिवाइज ही नहीं कर पाई। कि पढ़ा था मैंने लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आप उनको रिवाइज ही नहीं कर पा रहे। याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। याद करना ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ चलो आपने सिलेबस थोड़ा रखो, थोड़ा पढ़ो, लेकिन उसको बार बार पढ़ो। इसके लिए आपने क्या शेड्यूल बनाया कि रिवाइज कर? इसके लिए मैंने प्रॉपर, मेरा ये था कि मेरे को फर्स्ट रीडिंग है उसमें टाइम देना है कि हाँ जैसे मैंने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया तो मेरे को 15 दिन लगाने हैं उस पर, लेकिन उसको ढंग से करना है। फिर उसी को मैंने 7 दिन में किया। 15 से 7 दिन पे आ गया? हाँ, फिर 7 से मैं 3 दिन पे आई। क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ लिया ना वो रिवाइज कर हाँ करके। रिवाइज, और उसमें ये नहीं होता था कि आपने जैसे एक हफ्ते ये सब्जेक्ट कंप्लीट किया कि हाँ तो दूसरे में आप दूसरा ही करोगे, नहीं, जो आपने पहले पढ़ा है उसको भी आप देखोगे बीच में कि जो भी आपको टॉपिक लग रहा है कि हाँ ये मेरा वीक पॉइंट है तो मैंने उसको बार बार याद करना। जो वीक पॉइंट है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की हाँ, कोशिश करिए। हाँ। और इसके साथ साथ मतलब आप बता रहे थे जैसे कि यूट्यूब वगैरह का आपने ज़्यादा, क्योंकि आपके ये गाइडेंस कहाँ से ले रहे थे आप इन सब सारा कुछ मैंने यूट्यूब पे क्या होता था कि टॉपर्स की वीडियो उठा के देखी मैंने अपने फील्ड की कि उन्होंने कैसे किया, कि उन्होंने बोला कि हाँ हाँ तो यूट्यूब से ही आपने पूरी डॉक्टर की पढ़ाई कर ली? हाँ यूट्यूब से मैंने। फिर उनको कहना चाहोगे आप, जैसे जो कई लोग सोचते हैं कि इसके लिए तो कोचिंग करनी चाहिए या घर में डॉक्टर होना चाहिए, मतलब आपको लगा नहीं कभी ऐसा कि मेरे को गाइडेंस थोड़ी ज़्यादा चाहिए, फिर उसके लिए आपने? उस टाइम पर मुझे लगा था कि ऐसा, पर फिर मैंने, क्योंकि वही फिर अगर आप MDS के लिए भी जाते हो तो वही कोचिंग की फ़ीस होती है हाई, तो फिर आप उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उतने नहीं था। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ मैं बिना उसके भी कर सकती हूँ। मैंने यूट्यूब पे देखा जैसे, तो वो बोलते थे कि आप बिना उसके भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। और जो टॉपिक आपको नहीं समझ आता था तो आप यूट्यूब पे निकालो उसके नोट्स बनाओ, ये उसको आप देखो बार बार वीडियोस को, तो वो टॉपिक मैंने वहाँ से अपने पक्के बुक्स करे। वगैरह कहाँ से अरेंज करी आपने? जैसे बुक्स वगैरह मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी कि जैसे जो बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव MCQs की बुक थी वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी, और एक मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज बाय करी थी। अच्छा, टेस्ट सीरीज में मतलब क्या शेड्यूल रहता था पूरे उसका, मतलब कैसे लगाते थे आप? उसमें अब ऐसा होता था स्टार्टिंग में, तो जैसे कि वो आपको 15 दिन का टाइम दे रहे हैं कि हाँ चलो आप एक सब्जेक्ट को इतने दिन में आप कंप्लीट कर लो, तो फिर वही चीज़ को उन्होंने एक हफ्ते में कि हाँ अब आपका वीकली टेस्ट होगा। अब उसमें भी संडे को टेस्ट होता था, क्योंकि वहाँ पर क्या होता था कि BDS के बाद डॉक्टर्स भी अपना काम कर रहे हैं, तो वो संडे को टेस्ट रखते थे सर। संडे को आप टेस्ट देते थे? पूरा वीक आप क्या करते थे? पूरा वीक हाँ मैनेज करना, फिर संडे सवेरे से पढ़ने बैठ जाना, शाम को 6 बजे उठना, 6 बजे टेस्ट देना, 6 से 8 मेरा 2 मतलब घंटे। आपका पूरे वीकली का जो शेड्यूल था वो बिजी रहता था? हाँ। संडे भी आपका ऑफ नहीं है? नहीं, संडे मेरा ऑफ होता ही नहीं था, क्योंकि आपको शाम को टेस्ट देना है। तो मंडे को ये होता था कि मैं 2-3 आवर का ब्रेक ले लेती थी कि हाँ चलो आज मैं लेट उठूंगी या मैं आज दोपहर को नहीं पढ़ूंगी, लेकिन पढ़ते मैं उस दिन भी थी। ये नहीं था कि उसको पूरा ही छोड़ दिया आपने। संडे वाले दिन भी अपना पूरा काम करना? हाँ, कि कई बार तो ऐसा भी होता था कि अगर क्लिनिक पे पेशेंट नहीं है, कोई हाफ एन आवर का ब्रेक मिल गया तो अपने नोट्स उठा के लेके चले गए, या फ़ोन में क्वेश्चंस होते थे कि फ़ोन से पढ़ लिया, आधा घंटा वहाँ भी दे दिया। ये नहीं था कि मतलब थोड़ा टाइम वेस्ट मत करो, वेस्ट नहीं करना। हाँ, और अपनी पढ़ाई पे लगाना। हाँ पढ़ाई पे लगाना है। ठीक है ठीक है। और इसके बाद जैसे आपने बताया कि जो आप ये सेकंड टाइम जो आपने तैयारी करी है, तो आपका इसमें जैसे आपने बताया कि पूरे वीक का शेड्यूल रहता था, तो कितना टाइम लग गया आपको सेकंड वाले अटेम्प्ट में तैयारी करने में? 6 महीने, साल? 1 साल। पूरा 1 साल? पूरा 1 साल लग गया। जिसमें आप मेडिकल पे भी उस क्लिनिक पे भी जाते? हाँ, क्लिनिक पे भी गई हूँ। लास्ट के 2-3 मंथ मैंने क्लिनिक छोड़ दिया था, क्योंकि उस टाइम पर मुझे ये था कि मेरे को कम से कम 8 से 10 घंटे प्रॉपर देने हैं, क्योंकि 2-3 मंथ लास्ट के वो इतना मतलब क्रूशियल टाइम होता है कि उस टाइम पर आपको रिवीजन। उस टाइम पर मुझे ये था कि मेरे को 8-10 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, तो मैंने इसीलिए फिर क्लिनिक जाना छोड़ दिया था। फिर लास्ट टाइम पे आपने कैसी तैयारी करी, जैसे एग्ज़ाम धीरे धीरे पास आ रहा था? तो उस टाइम पर सेम वही टेस्ट सीरीज चल रही थी कि पहले क्या हो रहा था कि वीकली टेस्ट हो रहे हैं, अब क्या था कि 2-2 दिन बाद छोड़ के टेस्ट हैं, कि 2 दिन के बाद फिर टेस्ट। तो उस टाइम पर टेस्ट, और उसमें बस ये था कि स्केड्यूल होना एक प्रॉपर जो है कि हाँ इस दिन आपका इस सब्जेक्ट का टेस्ट है, इस दिन आपका ये टॉपिक का टेस्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि अगर आपको वो मिल जाए कि हाँ कि मेरे को पता है कि मुझे आज इस सब्जेक्ट का टेस्ट है, तो मुझे वो उन 3 दिन में ही कंप्लीट करना पड़ेगा। आप 3 से फिर 4 दिन नहीं लटका पूरे सकते उसको। शेड्यूल आपने पूरा बना रखा था कि इससे बाहर नहीं जाना। हाँ, और इससे बीच में बाहर। शादी शुदी आ जाए किसी की तो अब अगर यही शादी स्टार्टिंग में आई है तो मैं गई हूँ, लेकिन जैसे ही 2-3 मंथ रह गए थे, लाइक दिसंबर के बाद मैं कहीं नहीं गई। कि दिसंबर, मुझे इतना पता था कि दिसंबर के बाद मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरे को सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करना है। ना कोई शादी, ना कोई फंक्शन, ना ना कोई पार्टी, तब कुछ नहीं, घर बिल्कुल में भी भी। हो चाहे कुछ भी। हाँ, तब मैंने कुछ नहीं, मतलब उस टाइम पर मुझे पता था कि मेरे को कि ये 3 महीने निकल जाए, उसके बाद शादियाँ सब कुछ अटेंड कर लूँगी मैं, लेकिन वो टाइम पर मुझे था कि मुझे पढ़ना है उस टाइम पर। मतलब आपने पूरे अपना रिवीजन का पूरा वो हाँ। शेड्यूल बना रखा था। तो एक जैसे एग्ज़ाम आया था, एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले बताया कि आप सो नहीं रहे थे, हाँ, टेंशन में मेरे थे को थोड़े। बहुत एंजाइटी हो गई थी उस टाइम पर। तो फिर भी मैंने कहा नहीं, चलो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। फिर भी मैंने यही कि चलो हो जाएगा हो जाएगा। तो बस फिर मतलब जैसे आपने एग्ज़ाम दिया तो उस दिन आप कैसे प्रिपरेशन हो गए, आप एग्ज़ाम वाले दिन कैसे प्रिपेयर किया आपने अपने आप को? एग्ज़ाम में बस मैंने, जो हमारे सर थे वो वॉइस नोट भेजते थे हमारे पास व्हाट्सएप पे कि आपने कुछ नहीं सोचना, कि कई बार ऐसा होता है कि हम फियर के चक्कर में क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। आता भी होता है वहाँ आता पे भी होता है, और वो फियर इतना हावी हो जाता है हमारे ऊपर कि उस टाइम पर आपको ए भी ठीक लगता है, बी भी ठीक लगता है, सी भी ठीक लगता है। मतलब ऐसा होता है, या कई बार आप 2 ऑप्शन में स्टक हो जाते हैं। ज़्यादा उनके साथ होता है जो पढ़ के जाते हैं, जो पढ़ के नहीं जाते उनको कुछ नहीं पता चलता। हाँ, तो ये भी एक वो था। लेकिन उस टाइम पर मैंने खुद को बस वहाँ पर ये बोला कि मुझे आता है मुझे आता है मुझे आता है, अगर मुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आता। अपने आप को मोटिवेट किया आपने हाँ, कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। हाँ, कि मतलब अगर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, तो मतलब ये किसी को नहीं आ रहा, और अगर मुझे आ रहा है तो बस मेरे मतलब को। कॉन्फिडेंस पे ज़्यादा ध्यान दिया आपने। हाँ, कॉन्फिडेंस पे भी, और एंड के जो मंथ था उसमें रिवीजन इतनी अच्छी करी कि मतलब इतनी बार पढ़ ली चीज़ें, इतनी बार कि मतलब आंखें बंद करके भी कुछ कुछ चीज़ें मुझे याद थी। रिवाइज पे पूरा फोकस रखा है। हाँ, रिवीजन जो है, एक तो ये कि आपने डेली पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप बीमार हो, चाहे आपका सर दर्द है, चाहे आपको रोना आ रहा है, चाहे आपका मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन आपको पढ़ना है। पढ़ना पड़ेगा। हाँ। तभी नहीं हो पाएगा। हाँ, 4 to 6 आवर तो मतलब मिनिमम थे स्टार्टिंग के, और एंड में 8 to 10 आवर। लास्ट के दिनों में 8 से 10 घंटे पे आ गए थे हाँ, डेली। डेली। उस टाइम पर तो ऐसा होता था कि कोई ब्रेक नहीं है, कोई संडे नहीं है, कोई कुछ नहीं है। या फिर ब्रेक आपने ऐसे ले लिया कि आप सवेरे से पढ़ रहे हो, शाम को नहीं आपने पढ़ा, कि 4 से 8 में आपने नहीं पढ़ा। तो फिर मतलब जैसे आपका ये एग्ज़ाम जिस दिन हुआ तो उस दिन क्या था शेड्यूल आपका, जिस दिन आप एग्ज़ाम देने गए क्या चल रहा था मन में? उस टाइम पर बहुत कुछ चल रहा था मन में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइमिंग होती थी ये क्या कहते हैं 9 to 11 या 9 to 12, लेकिन हमारे टाइम पर 2 से 5 कर दी। तो दोपहर का टाइम, और ऊपर से मतलब कि कैसे क्या है, पर फिर भी ये सोचा कि चलो ये टाइमिंग भी सबके लिए है, फिर ऐसा तो नहीं है कि मैं अकेले सफ़र कर रही हूँ। डरे नहीं आप उस टाइम? हाँ, मुझे ये था कि अगर मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, अगर मेरे को नींद आएगी एग्जाम में, तो सबको आएगी, क्योंकि 2 से 5 तो फिर सब दे रहे हैं, सबके लिए पहला एक्सपीरियंस है ये। तो मैंने उस टाइम पर सोचा कि नहीं, आता है आता है आता है, और मैं कर लूँगी। हाँ, बस मैं कि मुझे आता है बस। एग्ज़ाम दे के लगा आपको कि मेरा क्लियर हो जाएगा या कैसे? नहीं, उस टाइम पर मुझे कुछ भी नहीं लगा, मैं खुद कंफ्यूज थी कि मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ है। कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हाँ, मेरे को कुछ नहीं था, मेरे को बस ये था कि मतलब अच्छे क्वेश्चन भी थे, बुरे क्वेश्चन भी थे। तो फिर उसके बाद एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो कितने दिन बाद आया? 1 महीने बाद। कैसा वैसे ये 10 डेज में निकाल देते, लेकिन इन्होंने अब की बार 1 महीने में निकाला। तो रिएक्शन कैसा था आपका जब आया? पहले तो मुझे लगा ही नहीं कि हो गया है या कुछ हो गया है, अभी तक मेरे को बताया किसने था? मेरे भाई ने बताया था, मेरे ब्रदर ने, कि हाँ अच्छा, रिजल्ट भाई ने देखा? हाँ, उसने देखा, मैं तो देखा भी नहीं था, मतलब मेरी तो हिम्मत ही नहीं है, मेरी तो हार्ट बीट तेज होगी कि भाई मैंने रोल नंबर भेजा उसको कि तू देख ले एक बार, तो फिर बोला कि क्लियर हो गया। फिर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा मुझे उस टाइम पर मेरे को अभी तक भी यकीन नहीं है कि भाई मेरा हो गया है क्लियर। क्योंकि बिना कोचिंग के आपने तैयारी वेरी की? हाँ, मैं बोलना चाहूँगी कि अगर कईयों को ये लगता है कि हाँ कि कोचिंग ही मतलब बहुत कुछ है, कि हाँ कोचिंग के थ्रू, ऐसा नहीं है, आप बिना कोचिंग के भी कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर स्केड्यूल कि हाँ मुझे इतने सब्जेक्ट इतने दिन में करने हैं और मुझे डेली पढ़ना है, डेली रूटीन बनानी? डेली ही पढ़ना है। हाँ, आप ये नहीं कर सकते कि हाँ मैं एक दिन पढ़ लिया मैंने कि फिर मैं 4 दिन नहीं पढ़ रही हूँ, नहीं, आप 1 घंटे का ब्रेक ले लो, लेकिन पढ़ना आपको है। 6 से आप 4 घंटे कर लो उस दिन,
लेकिन पढ़ना पढ़ना पड़ेगा। जरूर पड़ेगा। हाँ। जैसे नीट एमडीएस जो अभी आपने क्लियर किया है, इसमें मतलब क्या क्या ट्रेनिंग होगी आपकी, क्या क्या सिखाया जाएगा आपको? अब इसमें ये है कि इसमें फील्ड होते हैं, जैसे अब आपने देखो कईयों को तारे लगती हैं दांतों में। हाँ दांतों में, तो वो उनकी एक अलग स्पेशलिटी होती है कि वो ऑर्थोडोंटिक्स बोलते हैं हम उनको अपनी भाषा में। अब कई जो होते हैं वो बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो, उनको पीडोडोंटिक्स। कई जैसे जुबाड़े बनाते हैं, उनका अलग होता है। अच्छा, इसके अंदर अलग अलग फील्ड अलग अलग हाँ। फिर आप 3 साल की एज अ आपको कौन सी फील्ड जाने में मेरा इंटरेस्ट है? है अभी जो मेरा हुआ है सिलेक्शन, वो मेरा हुआ है हेल्थ, उसमें सब कुछ आ जाता है। अच्छा, सब कुछ आ जाएगा। हाँ कि पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री, मतलब उसमें हर तरह के पेशेंट आएंगे हमारे पास। जैसे आप कैंप लगाते हैं ना, कैंप में हर तरह का पेशेंट आता है, तो हमारे पास हर तरह के पेशेंट आएंगे उसमें। अच्छा, अभी आपने जो बताया था मेरे को कि आप क्लिनिक पे जैसे जाते थे, तो मतलब कैसे कैसे पेशेंट आते थे आपके पास? उसमें हर तरह के पेशेंट आते थे, मतलब कई होते थे ठीक भी होते थे, कईयों के साथ कईयों को टैकल करना भी बहुत मुश्किल होता था उस टाइम पर, क्योंकि एक वो बोलते थे कि आप बड़े यंग लगते हो। अच्छा। उनको मेजर वो होता था कि मैं बहुत छोटी लगती हूँ, कहते आप लगते ही नहीं हो। एक्चुअली में मेरी बीडीएस भी जल्दी कंप्लीट होगी कि हाँ, मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट होते हैं उनकी होती है 26-25 में, तो वो मेरी 23 में क्लियर हो गई थी, छोटी सी एज में क्लियर। हाँ। तो मेरा मेन उनको ये भी रहता था कि हाँ आप छोटे लगते हो। तो चेक करवा लेते थे आपको? पहले वो बोलते थे, मैंने कहा बैठो तो सही, तो फिर वो चेक करा लेते थे। बस उनको ये होता था कि मैं छोटी। कैसे कैसे पेशेंट आते हैं? मतलब ठीक आते हैं पेशेंट, जैसे कई बार मुश्किल होते हैं कि जैसे कई बार ये अल्कोहल ड्रिंक करके आ गए कि बस थोड़े ये वाले पेशेंट तंग करते हैं। अब उनको हम कुछ दे ही नहीं सकते ना, हम उनको मतलब उनका जैसे कुछ भी इंजेक्शन वगैरह लगा सकते हैं ना, मेडिसिन दे सकते हैं। तो ये थोड़ा एज अ फीमेल डॉक्टर मतलब मुश्किल हो जाता है इनको टैकल करना। अच्छा। हाँ। और जैसे कि अभी आप डेंटिस्ट हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे कि जो आजकल दांतों पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें? मेन तो ये है कि जो आपकी डाइट है, आजकल जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा है ऐसे कि चीज़ी मटेरियल हो गया, जैसे कि आप चीज़ खाते हो, पिज़्ज़ा हो गया, पास्ता हो गया या कुछ हो गया, तो ये दांतों पे ज़्यादा चिपकता है। और उसके बाद कैविटी, और कैविटी के बाद सीधा फिर आरसीटी पे जाओ, तो वो हाँ मतलब बहुत ज़्यादा वो है कि आप अपनी डाइट को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो। और दूसरा, लोग गलती क्या करते हैं कि ब्रश जो है बहुत ज़्यादा हार्ड करते हैं, जिससे उनकी पहली लेयर ही उड़ जाती है, जो मैंने गांव में देखा है। लोगों को ऐसे 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 ब्रश करते अच्छा, हैं। ब्रश करने का तरीका होता है कोई? ब्रश करने का भी तरीका होता है कि आप एक सॉफ्ट ब्रश यूज़ करो और जेंटल तरीके से उसको यूज़ करो, तो उससे दांत थोड़े ज़्यादा लाइफ चलती है। हाँ उनकी लाइफ मतलब अच्छी चलेगी आपके, ऐसे दांत खराब नहीं होंगे। ये लोगों को जो मिथ होता है कि हाँ ब्रश करने से दांतों का वो उड़ जाता है, कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ब्रश करने का टाइम कौन सा होता है सही है? ब्रश करने का टाइमिंग, हाँ अब इसमें सबसे ज़्यादा लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे आपने रात को ब्रश कर लिया तो फिर आप सवेरे उठ के भी ब्रश कर रहे हो। अब आपने रात को ब्रश कर लिया तो दांतों में जर्म्स तो है ही नहीं आपके, आपने सवेरे उठ के भी उसी टाइम ब्रश कर लिया, तो कोई फायदा नहीं है इसका। आप क्या कर सकते हो, रात को ब्रश किया आपने, सवेरे आप ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद आप ब्रश करो। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करना चाहिए? हाँ, जो लोग फॉलो नहीं करते मोस्ट ऑफ द, मतलब ये भी एक मिथ है कि लोग रात को भी ब्रश कर रहे हैं, उठ के सवेरे उठ के भी ब्रश कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करो, क्योंकि फिर उसके बाद आपने खाना ही कुछ नहीं है, सीधा फिर आप दोपहर को खाओगे, तो उस टाइम पर आपका मुंह फ्रेश रहेगा। और जैसे आपने बताया था कि बच्चों के दांत वो टेढ़े आ जाते हैं, उसका क्या रहता है? कि उसका एक आज दूध के दांत वाला? हाँ, आज के टाइम पर ये है कि क्या होता है, बच्चे सॉफ्ट डाइट ले रहे हैं, सेम अगेन उनको भी चीज़ कौन पता नहीं क्या क्या, मतलब जो भी है उनको वो चीज़ चाहिए। तो उससे क्या होता है कि उनके दूध के दांत जो हैं वो वहीं रह रहे हैं, वो निकल ही नहीं पाते। हमारे पास क्लिनिक दूध के दांत जो बच्चे के पहली बार आते हैं, दूध हाँ, के दांत हाँ वो दूध के दांत होते हैं, मिल्की टीथ जिनको हम बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि वो ऐसे पड़े हैं उनके मुंह में, अब उनका टाइमिंग भी हो गया कि हाँ अब तक ये निकल जाने चाहिए थे, फिर हम उनको क्लिनिक पे खुद निकालते हैं। अब जो नीचे जो दांत आ रहा है, जिनको बोलते हैं परमानेंट टीथ बोलते हैं, वो टेढ़े आ जाते हैं, वो बाहर आ रहे हैं, वो अंदर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनको तो अपना रास्ता बनाना है। अब उनको अगर ऊपर कोई दांत पड़ा है तो वो टेढ़े आ रहे हैं। एक ये रीजन है कि बच्चों के दांत जो हैं वो टेढ़े मेढ़े आते हैं। और ये कई बार क्या होता है, जैसे कि हमारे जो कई बार लोग हैं उनके ना यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, किसी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है टीथ में, हाँ। वो मतलब इसके पीछे क्या रीज़न रहता है? उसके पीछे भी एक रीज़न है कि जैसे हमारे दांत की लेयर होती है कि हाँ अगर आपकी पहले लेयर ख़त्म हुई तो आपको दर्द नहीं होगा,
आपको दूसरी लेयर खत्म हुई तब आपको थोड़ा बहुत दर्द होगा, बंदा बेयर कर लेता है। लेकिन तीसरी में क्या होता है कि वो नीचे पस बननी शुरू हो जाती है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपने पहली लेयर को ही ठीक करा लिया, दूसरी को ठीक करा लिया, तो पस नीचे होगी ही नहीं। तो उस चक्कर में क्या होता है कि वो कैविटी जो होती है, मतलब होल होता है दांत में, इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके थ्रू वो पस नीचे जाके इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन से पस बन जाएगी। पेशेंट आते हैं ऐसे? बहुत आते हैं। रीज़न क्या होता है ऐसे पेशेंटों का? यही रीज़न होता है कि जैसे उनको स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत हुई, वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाते। जब उनका पूरा वो कहाँ चले जाते हैं? वो क्वैक के पास चले जाते हैं। क्वैक होते हैं कि जैसे गांव में डॉक्टर होते हैं। गांव में डॉक्टर होते हैं बिना डिग्री के, या आप जिनको कह देते हो जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं। उन्होंने क्या कर दिया दांतों का ट्रीटमेंट? उन्होंने तो मतलब वो वही बात है कि उनके पास डिग्री नहीं होती, तो उनको डर भी नहीं होता किसी चीज़ का कि कई बार दांत ऐसे निकाल देते हैं, मतलब कईयों की नस जो होती है, मैं हमारे पास ऐसे भी केस आए हैं कि जिनकी उन्होंने नस को ही वो कर दिया, कट कर दिया, दांत की नस को कट हाँ, कर दिया। तो जिसकी वजह से बंदे का मुंह ऐसे पैरालाइज हो जाता है, या उनको दर्द रहता है। या फिर जैसे जो हम इंस्ट्रूमेंट हैं, अब हम जो भी जिससे भी निकालते हैं तो उनको हम क्लीन बहुत अच्छे से करते हैं, वो कई बार वो क्लीन भी नहीं करते, तो उसकी वजह से भी पस हो सकती है दांतों में। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जर्म्स हैं उस पर, कि तुम उसको आजकल तो कैंसर वगैरह भी होता जा रहा है ना दांतों में। हाँ, कैंसर वगैरह वही है कि जैसे जुबाड़े बनते हैं, अब वो जुबाड़ों में वो क्या करते हैं कि ऐसी चीज़ लगा देते हैं चिपकाने के चक्कर में कि ये गिरे ना। उस चक्कर में क्या होता है कि जब वो कॉन्टिन्यूसली लगी रहती है तो यहाँ पूरा होल हो जाता है, जिसकी वजह से कैंसर भी हो जाता है। अच्छा, दांतों के अंदर वो चिपका दिया था, हाँ, उसके नीचे होल हो जाता है कोई? हाँ, जैसे ये हमारा होता है जिसको हमारी लैंग्वेज में तो पैलेट बोलते हैं, लेकिन आपके में बोलते हैं जैसे तलवा हो गया। तलवा हो गया। हाँ, यहाँ पर अगर उन्होंने कोई चीज़ चिपका दी तो वो चिपकी रहेगी, तो वहाँ इन्फेक्शन होगा, रेडनेस होगी, तो वो पूरा हड्डी खत्म हो जाती है बंदे की, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि अगर आप कुछ खाते हो तो वो नाक के थ्रू बाहर आता है। तो ऐसे भी केस आए हैं। कैंसर वगैरह से होता है? हाँ, तो उससे कैंसर, कई पेशेंट की डेथ भी हो गई है इस चक्कर में, क्योंकि आप कोई भी मटेरियल खा रहे हो, कुछ भी है, उसको भर ही नहीं पाते हो। कान का, नाक का, मुंह का कनेक्शन तो यही है, तो इस वजह से इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बेसिकली, कि क्वैक के पास तो ना ही जाएं। वो तो कई बार सुन भी नहीं करते हैं, जो ऐसे पकड़ा और निकाल दिया। अच्छा, तो इसके बाद फिर आप मुझे बताइए कि जो अगर जैसे आपका डेंटिस्ट का ये सारा कुछ पूरा हो गया, अगर आज के टाइम पे किसी के घर में कोई डॉक्टर नहीं है या रिलेटिव में कोई डॉक्टर नहीं है, तो उनके अंदर फोबिया रहता है कि हम तो डॉक्टर नहीं बन सकते, या फिर लोग उनको बोलते रहते हैं कि इनकी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? उनको मेरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि मेरी कोई किसी भी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप ट्राई करोगे तो आप कर लोगे। मैं ये बोलना चाहूँगी कि बस आप ट्राई, मतलब आपने छोड़ना नहीं है, कि हाँ बस ये बोलना है कि मैं कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। रिसोर्सेज अपने आप आ जाते हैं। रिसोर्सेज अपने आप आ जाते हैं, हर चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है, हर चीज़, मतलब आपको किसी भी एग्जाम का कुछ भी चाहिए आप वहाँ से निकालो, आप देखो, आप मतलब आप यूट्यूब से डॉक्टर बने हो ना? हाँ, मतलब कह सकते हैं कि मैंने ये नीट MDS का एग्ज़ाम जो है वो यूट्यूब से क्लियर किया है। यूट्यूब पे देख देख के सारा? हाँ, यूट्यूब से देख देख के, अगर आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो आप उसकी वीडियो निकाल लो, उसके नोट्स बनाओ, फिर दोबारा देखो। अगर एक टीचर की नहीं समझ आ रही, 10 की निकल के आती है, तो आप दूसरे की देख लो। और बाकी जनता तो आजकल गाने सुनने में लगी है यूट्यूब से, इससे उनको कहना चाहोगे? मैं मतलब सुन लो, ऐसा तो नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही वो, पर वो भी एक टाइमिंग रखो कि हाँ, कि लाइक आधा घंटा मेरे को फ़ोन चलाना है, लेकिन उसके बाद नहीं चलाना फिर, कि हाँ चलो ठीक है कि 10 मिनट मेरे को सुनने हैं गाने तो आप सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके बाद नहीं कि उसके बाद अपना पढ़ने बैठ जाओ कि हाँ, या फिर पढ़ के आप थोड़ा बहुत चला लो कि माइंड फ्रेश कर लो या कुछ भी। हाँ, तो ऐसा आप कर सकते हो। और कुछ कहना चाहोगे आप? बस मैं यही कहना चाहूँगी आपके उससे कि ऐसा नहीं है कि कोचिंग ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि अगर आपके पास कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते आप, कि हाँ मेरा नहीं हो पाएगा, आप ट्राई करो, आप करते रहो, हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी को देखो फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाता है, किसी को सेकंड भी लगता है, किसी को थर्ड भी लगता है, पर एट द एंड इवेंचुअली हो जाती है चीज़ें। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाता। मेहनत और लगन से अगर इंसान करे, हाँ, मेहनत करोगे आप तो पॉसिबल है हर चीज़। तो चलिए, स्वागत, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।